नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नक्शे पर मौजूद कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कि मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। इस आधार पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए, बीते सप्ताह हमने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया था, इसी से शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। इसे घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है, इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी, ऑलिव रिडले कछुआ, सी, नीलगिरी थार और डी है ऊद बिलाव। क्या है सही जवाब? पक्षी की बात हो रही, तो जो जानवर है उनको हटा दीजिए। हट गए सारे जानवर, जवाब मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। कौन है वो जिसकी बात हो रही है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब ये इसमें कुछ बातें जानना जरूरी है कि यह जो है किस प्रकार का है, कहां मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी छोटी मात्रा में इनकी आबादी है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात। बहुत ज्यादा आबादी इनकी फिर भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ बड़े सारे संकट भी हैं। अब इस सवाल के जवाब में जो बाकी जानकारी थी वो सब की सब सही थी, क्योंकि जवाब एक ही की तरफ जाएगा, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए, अब यमुना नदी के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। फिर दूसरा है, इसका स्रोत निचले हिमालय पर्वतमाला में बंदर पूंछ शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर यमुनोत्री ग्लेशियर में है। और तीसरा है कि चंबल, सिंध, बेतवा और हरंगी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब आपको क्या बताना है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। चलिए, अब इसमें देखिए, यमुना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह उत्तरी भारत में भारत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, तो गंगा की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, यमुना नदी के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखिए, यमुना नदी यमुनोत्री से निकली, जा रही है। अब किसकी बात हो रही है? सहायक नदियों में से एक तो है, ये तो आपको पता है, ये आगे यहाँ प्रयागराज क्षेत्र में गंगा के साथ मिल जाती है। फिर इसका स्रोत निचले हिमालय पर्वतमाला में बंदरपुर शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारे यमुनोत्री ग्लेशियर में, ये भी तथ्यात्मक जानकारी सही है। अब तीसरी पे आ जाइए, चंबल, सिंध, बेतवा और हरंगी इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये चंबल, ये सिंध, ये बेतवा सब यमुना में जा रही हैं। केन भी देखिए, ये जो है ये आगे बढ़ गई है। केन तो आगे ही बढ़ गई है, काफी आगे बढ़ गई है। अब उसके बाद आप ये देखें कि आपको एक नदी नहीं मिली होगी, नाम क्या है? हरंगी। ये नदी नहीं मिली क्योंकि ये जो है, इस नदी का संबंध है कर्नाटक से। कर्नाटक से संबंध है, यह नदी है और ये कावेरी की सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो जवाब आपको मिल चुका है। कितने इसमें सही हैं? दो सही हैं, केवल दो। अब आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, दृष्टि आईएएस के साथ में दृष्टि आईएएस की क्लास के माध्यम से, तो दृष्टि आईएएस के नोएडा सेक्टर 15 में जो दृष्टि आईएएस का सेंटर है, वहां से आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस, यानी कि आपकी समग्र तैयारी हो जाएगी। और इसके लिए हिंदी माध्यम के लिए 26 मार्च से क्लासेस शुरू हैं, एडमिशन प्रारंभ है। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से क्लासेस शुरू हैं, एडमिशन प्रारंभ है। तो आप कोई मन में कोई भी शंका है, कोई समाधान आप चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं या अतिरिक्त जानकारी चाहिए नोएडा सेक्टर 15 के इस क्लास के बारे में, या तो दृष्टि आईएएस के जो बाकी सेंटर है उसके बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8750187501। अब दृष्टि आईएएस के जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसके बारे में भी जानना है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल तेलंगाना राज्य में स्थित है? पहला है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है चौसठ योगिनी मंदिर और चौथा है रामप्पा मंदिर। देखिए सही जवाब क्या है? सही जवाब है रामप्पा मंदिर।
इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है, बाकी का नहीं है, बाकी का इसमें से किसी का भी नहीं है। चलिए अब 64 योगिनी कहां का है, एमपी का है। भारत का जो पुराना संसद भवन था इससे इंस्पायर्ड था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे ये तमिलनाडु। चलिए तो रामप्पा तेलंगाना। तो चौथा, केवल चौथा, ये स्पष्ट हो गया। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोडो असम में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। दूसरा, असम के 4 जिले कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला बीटीएडी का गठन करते हैं। अब 4 ऐसे क्षेत्र देखिए, 4 जिले बता दिए, कोकराझार, बक्सा, उदलीगुरी और चिरांग बोडो प्रादेशिक क्षेत्र। बोडो प्रादेशिक क्षेत्र कैसे आया, क्योंकि जो बोडो समूह है, बोडो आदिवासी समूह है, उनसे संबंधित ये 4 जिले हैं। ये जो क्षेत्र हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 6 के अंतर्गत इन्हें यह मौका मिला है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 के अंतर्गत असम राज्य आता है, जिसमें वहां के जो आदिवासी क्षेत्र है उससे संबंधित प्रादेशिक हम कह सकते हैं एक क्षेत्र बनाने की जो व्यवस्था है वो बनी हुई है यहाँ पे, तो बना हुआ है, इसमें 4 जिले हैं। तो ये दोनों जानकारी जो है सही है। यहां पे सही जवाब क्या होगा, सी होगा। 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। तो है कहां पे, हम ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में देखें असम में, तो चारों के चारों हमें उत्तर में ही मिलेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है, असम के उत्तर में है। अब यहां पे देखें उत्तर पश्चिम में है वो भी। अब यहां पे आगे देखें, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, जिन्हें हाल ही में 2025 में विश्व धरोहर स्थलों के लिए यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तेलंगाना, केरल, गुजरात और असम। ये 4 बात, 4 में से एक सही है हुआ। अब देखिए मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर किस राज्य में है, तेलंगाना में है। तो देखिए तेलंगाना में यह जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, यह है क्या, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, पत्थरों से संबंधित है, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, इनका एक समूह है। और ये इस प्रकार से है कि तेलंगाना के नारायणपेट जिला है, वहां पे मुदुमल के महापाषाणकालीन मेनहिर मिले हैं, जिसे मेनहिर कहा जाता है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में, मुख्य सूची में नहीं है, अनंतिम में है, आगे चल के ये आ सकते हैं मुख्य सूची में। तो प्रागैतिहासिक काल में पत्थर की जो बड़ी संरचनाएं होती थी, इनका निर्माण होता था, शवदाह के लिए होता था, यानी कि शवों के शव के समाधान के लिए, जिसको हम शवाधान कहते हैं, स्मारक स्थल के रूप में इसका उपयोग होता था। इसके अलावा इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये जो मेनहिर है तेलंगाना का, ये खगोलीय अध्ययन के लिए बना हुआ महसूस होता है, कि उस समय पर खगोलीय अध्ययन के लिए कुछ इसकी विशेष तरीके से संरचना तैयार की गई थी। और इसी प्रकार के मेनहिर देखें तो यूरोप में भी है, 7000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें फ्रांस के ग्रैंड मेनहिर ब्रिस की ऊंचाई लगभग 20.6 मीटर है, इसकी तो उसकी तुलना में कम ऊंचाई है। ठीक है, तो ये 3500 से 4000 साल पुराना है लगभग, जिसकी हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में ये जो मौजूद है। चलिए ओराविले या ओरोविले क्या है, इसको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह तमिलनाडु के दक्षिण भारत में पांडिचेरी के पास एक प्रायोगिक अंतरराष्ट्रीय टाउनशिप है। दूसरा, यूनेस्को ने 1966, 68, 70 और 83 में 4 प्रस्तावों के माध्यम से ओराविले की परियोजना का समर्थन किया था। फिर उसके बाद टाउनशिप 1980 से शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो बताइए इसमें से कौन कौन सी जानकारी सही है, 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं। तो देखिए तमिलनाडु के दक्षिण भारत में पांडिचेरी के पास, दक्षिण भारत में पांडिचेरी के पास है, तमिलनाडु क्षेत्र के हिस्से में ही आता है, लेकिन अपने आप से एक द्वीप है, थोड़ा सा दूर है। तो श्री अरबिंदो का दृष्टिकोण रहा यह, और 1968 में मीरा अल्फासा द्वारा इसकी स्थापना मुख्य रूप से हम देखें तो इस क्षेत्र में बृहद स्तर पर की गई। उसके पहले से ये मौजूद था। तो यूनेस्को ने 1966, 68, 70, 83 में प्रस्तावों के माध्यम से इस पे अपना समर्थन भी दिया था। और देखिए अपने आप में क्या है, प्रायोगिक अंतरराष्ट्रीय टाउनशिप है, मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं कई देशों के रहते हैं, कई ज्यादा देशों के, भारत के ही क्षेत्र में है लेकिन कई ज्यादा देशों के, और एक ऐसी प्रायोगिक सिटी है, ऐसी शहर है जहां पे वो इस हिसाब से रहते हैं कि हम अपनी व्यवस्था के हिसाब से रहेंगे, हम आपकी दुनिया की बाकी व्यवस्थाओं के हिसाब से नहीं रहेंगे, हम एक अलग व्यवस्था बनाएंगे जहां कोई धर्म नहीं होगा, अपनी उनकी अलग विचारधारा होगी।
तो इसके आधार पर यह जो है नियंत्रण में है, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यह भी याद रखिएगा। टाउनशिप 1980 से है। तो ये तीनों जानकारी सही है, सभी तीन, यानी कि सी इसका सही जवाब है। चलिए अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सवाल है कि इसे 9 बाघ अभयारण्यों के साथ लॉन्च किया गया था। 2005-6 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बनाया गया था। क्या है सही जवाब? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है, तो उस दौरान 9 बाघ अभयारण्यों के साथ, 9 टाइगर रिजर्व के साथ इसे लॉन्च किया गया था। अभी के बाद डेट में बात करें, टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? एमपी में है। कितने हैं? 9 राज्य हैं, 9 है टाइगर रिजर्व। माधव राष्ट्रीय उद्यान 9वां टाइगर रिजर्व बना है। सर्वाधिक किस राज्य में है? एमपी में। सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? एमपी में है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी कहा जाता है। तो शुरुआत 9 अभयारण्य टाइगर रिजर्व से हुई थी, अब तो 9 टाइगर रिजर्व तो अकेले एमपी में है। फिर 2005-6 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद देखिए एनटीसीए आता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। आज की डेट में टाइगर रिजर्व से संबंधित क्या बेहतर किया जा सकता है, टाइगर रिजर्व के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए यही काम कर रहा है। ये दोनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? सी, 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। तो ठीक है, ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके नाम हैं, उनके क्षेत्र हैं, आपके सामने हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। कांचागाची बोवली, जो हाल ही में खबरों में था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी असम और डी गुजरात। सही जवाब क्या है? कांचागाची बोवली सही जवाब है तेलंगाना। अब ये क्या है? अपने आप में एक वन क्षेत्र है। अब इसको समझिए, ये तेलंगाना में है। इसके बारे में मुख्य बात यही थी, यह अभी चर्चा में था, और ये वन क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है? तेलंगाना में है। अब बात आती है एक अभ्यास प्रश्न की कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 9 बाघ अभयारण्यों के साथ लॉन्च किया गया था, और 2005-6 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बनाया गया था। सही विकल्प चुनना है, केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। आपने सवाल को अभी हाल ही में देखा था, तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।